जिसके पास गोल नहीं है उसको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, और जिसके पास गोल है और ऑब्जेक्टिव है तो उसको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एडवांस में डिसाइड करना व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। बेटा आपको मनाली जाना है तो ऐसा नहीं कि रात को सुबह उठकर मनाली के लिए निकलिए, नहीं, आपको एक दिन पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, कार से जाना है, वहां जाके रहेंगे क्या, ठीक है, वहां पे हो सकता है मौसम ठंडी हो, तो कल सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, वही सिर्फ प्लानिंग करेगा जिसको कल सुबह उठ के वापस से मक्कारी करनी है, टाइम पास करना है, रीले देखनी है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे समय को बर्बाद करना है, उसको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो 8 बजे उठेगा तब भी रीले देखेगा, 12 बजे उठेगा तब भी रीले देखेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, स्वागत करता हूं आपका FMI करियर इंस्टीट्यूट के इस शानदार YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के 3 चैप्टर्स को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ चुके थे बेटा। पहले चैप्टर का नाम है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड चैप्टर है बेटा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड थर्ड चैप्टर है बेटा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। ये तीनों चैप्टर्स के लेक्चर अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं बेटा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने तीनों की प्लेलिस्ट क्या कर रखी है बेटा, अलग से बना रखी है, और लेक्चर पढ़ने के बाद हमने एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखा है। तो अगर अभी तक आपने बेटा वो तीनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फटाफट से उन तीनों लेक्चर्स को देख लो और उसके बाद अपने सिलेबस को आगे बढ़ाओ। तो जैसा कि बच्चों आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लानिंग। बेसिकली बेटा अगर आपको याद हो तो हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, या हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, जिसमें हमने 5 चीजें याद करी थी। कौन कौन सी बेटा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। याद आ रहा है बेटा? POSDC, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जब हमने चैप्टर पढ़ा था बेटा तो कोऑर्डिनेशन से जस्ट पहले वाला जो टॉपिक था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें हमने 5 टर्म्स पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और मैंने उस टाइम पे भी कहा था बेटा कि इन 5 प्रोसेस के ऊपर, इन 5 फंक्शंस के ऊपर एक अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं आपकी 12th बोर्ड के बिजनेस स्टडीज के अंदर। तो आज हम इन 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के पहले फंक्शन को समझने वाले हैं बेटा, जिसका नाम क्या है बेटा? प्लानिंग है। तो वही मैं आपसे बता रहा था, वहां पे मैंने आपको ये जो टॉपिक है पूरी अच्छी तरीके से नहीं समझाया था, मैंने सिर्फ एक आपको आइडिया दिया था, इसलिए दिया था क्योंकि आगे जो है ये सभी चैप्टर्स आने वाले हैं। पहले हम प्लानिंग पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे, फिर स्टाफिंग पढ़ेंगे, फिर डायरेक्टिंग पढ़ेंगे और फिर कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो चैप्टर हमारा क्या रहने वाला है? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग हम पढ़ने वाले हैं बेटा। फिर एक बार और बता देता हूं बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट हो बेटा बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, हमारा नंबर मिल जाएगा और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप चाहें तो वहां पे भी जाके अपने डाउट को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बेटा। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना है बेटा, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि आपको सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस एडवांस में मिलते रहे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं प्लानिंग चैप्टर को। जैसा कि हम हमेशा एक टेक्निक फॉलो करते हैं बेटा कि व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो वही सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे बेटा। इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि चैप्टर जो है हमारा किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है, तो वो आइडिया भी होना, क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मीनिंग ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले ये चीज होती है कि सर प्लानिंग आखिर होती क्या है? प्लानिंग प्लानिंग इतनी देर से बोले जा रहे हो, लेकिन प्लानिंग होती क्या है ये तो बताओ। तो प्लानिंग हम समझेंगे सबसे पहले कि प्लानिंग आखिर होती क्या है। सिंपल चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर और सिंपल चैप्टर है, तो ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। साथ के साथ पढ़ते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलने हैं। PDF आपको व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नोट्स बनाने में अगर मक्कारी फील होती है तो वहां पे भी जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा सकते हैं। हालांकि मैं आपसे यही कहूंगा बेटा कि आप नोट्स लिखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है बेटा। लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि लिखोगे तो याद भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मीनिंग ऑफ प्लानिंग, क्या आखिर प्लानिंग होता क्या है। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, इस प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होते हैं ना बेटा कि 50 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, ये वाला एंड्रॉइड इसके अंदर लगा हुआ है, इस तरीके से कैमरा जूम हो जाता है, इतना पिक्सल ये है वो है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वो प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। क्या इस प्लानिंग की कुछ कमियां भी है क्या? बिल्कुल बेटा, हर एक चीज से कोई एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं।
तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग भी हम समझेंगे बेटा कि इस प्लानिंग की कमियां क्या है। लिमिटेशंस हम कह सकते हैं, ड्रॉबैक्स हम कह सकते हैं, डीमेरिट्स हम कह सकते हैं, या डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। सवाल कैसे भी आपसे एग्जाम में बन के आ सकता है, तो लोड लेने वाली बात नहीं है, सवाल घुमा फिरा के पूछा जाएगा। वो लिमिटेशन वर्ड भी यूज कर सकता है, ड्रॉबैक्स भी कर सकता है, डिसएडवांटेज भी कर सकता है, डीमेरिट्स भी कर सकता है। सबके लिए हमें तैयार रहना है। फिर हम फिफ्थ टॉपिक क्या पढ़ेंगे बेटा, प्लानिंग प्रोसेस। कि प्लानिंग जब करी जाती है तो उसमें क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यही से ही बनते हैं बेटा केस स्टडी के भी। और लास्ट जो हमारे चैप्टर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ प्लान्स, कि प्लान्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो कुल ये 6 टॉपिक्स है बेटा जिन्हें हमें फटाफट से पढ़ना है। 2 लेक्चर लगेंगे बेटा इसके, और फिर जो थर्ड हम लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम क्या बात करेंगे, एज यूजुअल हम प्लानिंग के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म प्लानिंग। सर आखिर ये प्लानिंग होता क्या है? याद रखो बेटा, जब जब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला काम ये नहीं होता है कि आपको ऑर्गेनाइजिंग करना है, स्टाफिंग करना है, डायरेक्टिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है। प्लानिंग का काम होता है, देखो समझो, फिर मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। पहले थ्योरी समझो, क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, एडवांस में डिसाइड करना, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको मनाली जाना है, तो ऐसा नहीं कि रात को सुबह उठकर मनाली के लिए निकल लिया, नहीं, आपको एक दिन पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, कार से जाना है, वहां जाके रहेंगे क्या, ठीक है, वहां पे हो सकता है मौसम ठंडी हो तो गर्म कपड़े भी लेके चलें, ठीक है, हो सकता है वहां बीमार वगैरह पड़ जाए तो फर्स्ट एड किट भी लेके चले, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, प्लानिंग है। वापस कब आना है, किस रास्ते से आना है, या उधर जाएंगे तो लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, प्लानिंग है। फॉर एग्जाम्पल आप समझो बेटा, आप पढ़ाई कर रहे हो, बेटा आप स्टूडेंट हो, 12th बोर्ड की आप पढ़ाई कर रहे हो, आप टाइम टेबल बनाते हो कि रात को सोने से पहले आप क्या करते हो, अगले दिन की प्लानिंग करते हो कि सुबह उठ के मुझे क्या करना है, ये वाला लेक्चर पढ़ना है, 1 घंटा अकाउंट्स को पढ़ेंगे, 1 घंटा इनको पढ़ेंगे, 2 घंटे बिजनेस पढ़ेंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे, पूजा वूजा करेंगे, वापस से फिर पढ़ने बैठ जाएंगे बेटा, फिर वापस से खाना खाएंगे, फिर थोड़ी देर सो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर पढ़ाई कर लेंगे। तो ये क्या कर रहे हो आप, प्लानिंग कर रहे हो, मतलब अगले दिन के आने वाले दिन की आप क्या कर रहे हो बेटा, प्लानिंग कर रहे हो। तो ये चीजें क्या है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है बेटा, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, एडवांस में डिसाइड करना, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। तो देखिए समझिए, प्लानिंग thus involves setting objectives and developing appropriate course of action to achieve these objectives। क्या लिखा हुआ है कि प्लानिंग के अंदर क्या करता है, प्लानिंग के अंदर हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं और डेवलप करते हैं उन एक्शंस को कि कैसे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। ये 2 शब्दों पे बहुत फोकस करना है बेटा। क्या बात कर रहा हूं मैं बेटा, कि प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव को सेटअप किया जाता है और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है ये तय करना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या करना है ये ऑब्जेक्टिव, और कैसे करना है ये प्लानिंग। समझ में आई है नहीं आई बेटा बात? वापस समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहीं पर ही क्लियर करते हुए चलो, है ना, बात के लिए कुछ भी मत छोड़ो। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव को सेट करना कि क्या करना है, व्हाट टू डू, और साथ के साथ उस काम को करने के लिए कैसे कैसे आगे स्टेप्स उठाने, हाउ टू डू। तो ये होती है बेटा प्लानिंग। और कून्स और ओडेनल के जरिए भी एक डेफिनेशन दी गई है, अगर आप इसे चाहें तो समझ सकते हैं। हालांकि प्लानिंग की डेफिनेशन वही है, लेकिन इस तरीके के जब आप आंसर लिखते हैं तो उससे क्या होता है, चेक करने वाले के ऊपर भी एक इफेक्ट पड़ता है कि हाँ किसी, है ना, ऑथर का इसने एक रेफरेंस देके आंसर लिखा है। तो प्लानिंग में बी डिफाइंड एज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डूइंग इट। क्या करना है, कैसे करना है और कौन काम करेगा। और सबसे बेस्ट लाइन जो लिखी है, इट ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू डू बी। मतलब प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं कि आज जो हम खड़े हैं और जहां हमें पहुंचना है वो कैसे पहुंचना है, वही तो प्लानिंग है बेटा। इस गैप को क्या करता है बेटा, भर देता है। आज जहां हम खड़े हैं और फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में हमें जहां तक पहुंचना है, उस गैप को पूरा करने का काम कौन करती है बेटा, प्लानिंग करती है। तो आई होप आपको प्लानिंग होता क्या है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है क्या बेटा? चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, के प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स आखिर होते क्या हैं। तो सबसे पहला सिंपल सी बात है, गोल ओरिएंटेड। याद रखना बेटा, जिसका कोई गोल नहीं है उसको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कल सुबह उठ के पढ़ाई करनी है वही सिर्फ प्लानिंग करेगा, जिसको कल सुबह उठ के वापस से मक्कारी करनी है, टाइम पास करना है, रीले देखनी है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे समय को बर्बाद करना है, उसको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो 8 बजे उठेगा तब भी रीले देखेगा, 12 बजे उठेगा तब भी रीले देखेगा। तो याद रखना बेटा, प्लानिंग क्या होती है, गोल ओरिएंटेड होती है। समझिए, देख क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग हैज नो मीनिंग विदाउट गोल्स। प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है बिना गोल्स के, यानी कि जिसके पास गोल है सिर्फ उसी को प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके पास कोई गोल नहीं है बेटा उसको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
ऑल प्लानिंग इज लिंक्ड अप विद सर्टेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जितनी भी आप प्लानिंग करते हो बेटा वो किसी सर्टेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए करी जाती है। तो याद रखना बेटा प्लानिंग की रिक्वायरमेंट्स उसी इंडिविजुअल को और उसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पड़ेगी बेटा जिसके पास कोई ऑब्जेक्टिव है, जिसके पास कोई गोल है। लक्ष्यहीन आदमी, दिशाहीन आदमी को प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। बताओ चीजें समझ में आई या नहीं आई? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गया? हो गया। दिमाग में बिठाओ, गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग हैज नो मीनिंग विदाउट गोल्स। जिसके पास गोल नहीं है उसको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, और जिसके पास गोल है और ऑब्जेक्टिव है तो उसको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है। सेकंड देखिए बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन, पी फॉर प्लानिंग, पी फॉर प्राइमरी। अरे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब बात के फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्राइमरी। अरे पहले ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लो। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा। तो याद रखना बेटा जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसका जो बेस है, उसकी जो नींव है, उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है? प्लानिंग है। पी फॉर प्लानिंग और पी फॉर प्राइमरी। आपको ऐसे याद रखना बेटा। याद रखना जब तक प्लानिंग बढ़िया नहीं होगे आगे के मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस बात को दिमाग में रखना है बेटा कि जो प्लानिंग है वो प्राइमरी फंक्शन है सभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, क्योंकि सभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक बेस होता है बेटा प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो बेस प्रोवाइड करवाता है सभी फंक्शंस को। जितनी बढ़िया तरीके से आपकी प्लानिंग होगी बेटा उतने ही बढ़िया तरीके से आगे के फंक्शन भी क्या होते जाएंगे? परफॉर्म होते जाएंगे। आगे के फंक्शन कौन कौन से सर? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब आगे के फंक्शंस है। तो पहले प्लानिंग तो क्लियर कर लो। प्लानिंग तुम्हारी हो नहीं रही है तुम आगे जाके की बात कर रहे हो, तो ये कौन सा लॉजिक हो रहा है भाई कि वहां जाके देख लेंगे? अरे वहां जाके क्या देख लेंगे? मनाली जाना है भाई, प्लानिंग कर लेते हैं कैसे जाना है, कहां जाना है, कि वहां जाके देख लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। वहां जाके देखने लफड़े पड़ जाएंगे। मान के चलो यहाँ से गर्म कपड़े लेके गए, वहां पे ठंड पड़ रही है, फिर वही महंगे महंगे कपड़े खरीदो दूसरी जगह पे जाके, नुकसान हो जाएगा ना बेटा। तो वो वाली बात हो रही है। तो कहने का मतलब क्या? प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, बेस है सभी फंक्शंस का। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब बात की बातें हैं। पहले प्लानिंग तो अच्छे से कर ले, उसके बाद आगे चलेंगे अपन। समझ में आई नहीं आई बेटा? ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन है, ये बात ध्यान रखना। सभी फंक्शंस का ये बेस होता है प्लानिंग। ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है। तीसरा देखिए परवेसिव। परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल नेचर का होता है। यूनिवर्सल नेचर की अगर हम बात करें कि टॉप लेवल हो चाहे मिडिल लेवल हो चाहे लोअर लेवल हो, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर होगी और हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हर एक डिपार्टमेंट के अंदर भी होगी। ऐसा नहीं है प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल पे होती है, ऐसा नहीं है प्लानिंग सिर्फ मिडिल लेवल पे होगी, ऐसा नहीं है प्लानिंग सिर्फ लोअर लेवल पे होगी। प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पड़ेगी और हर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में पड़ेगी। बस हाँ, प्लानिंग का जो स्कोप है वो लेवल टू लेवल और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट क्या होता जाता है? चेंज होता जाता है। याद रखना बेटा परवेसिव फंक्शन का मतलब होता है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, यानी कि प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पड़ेगी। आप एक इंडिविजुअल स्टूडेंट हो बेटा, आप पढ़ रहे हो, आपको भी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। जो आप टाइम टेबल बना के पढ़ते हो ना वो प्लानिंग ही तो है। अगर आप बिना टाइम टेबल के बना के पढ़ रहे हो तो आप अच्छी प्लानिंग नहीं कर रहे हो। 12th बोर्ड में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो तरीके से प्लानिंग करो और उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट भी करो, तब जाके आप क्या हो पाओगे बेटा? 12th बोर्ड में बहुत ही जबरदस्त तरीके से मार्क्स लेके आ पाओगे। तो क्या बात हो रही है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा? प्लानिंग जो है वो परवेसिव फंक्शन है, यानी कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई होती है। लेकिन जो प्लानिंग का स्कोप है वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, लेवल टू लेवल डिफर कर सकता है, वेराई कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंपल सा चैप्टर है, पढ़ते हुए चलना है, मस्त रहना है। ठीक है। फोर्थ देखते हैं बेटा। फोर्थ प्रोसीजर क्या, सॉरी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। अरे कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए बेटा, 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, सबको क्लियर है क्या? और 31 मार्च को हमारा क्या हो जाता है बेटा? फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। मान के चलिए एक मैनेजर ने 1 अप्रैल को क्या करी बेटा? एक प्लानिंग करी, ठीक है, और 31 मार्च तक उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करके खत्म कर दिया। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लानिंग करेगा भाई, ठीक है। अब 31 मार्च के बाद वापस से नया 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तो क्या प्लानिंग इस बार जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? क्या सिर्फ एक ही बार प्लान करने से काम हो जाएगा क्या? नहीं। तो क्या बात हो रही है बेटा? एक ईयर खत्म होगा, दूसरा ईयर शुरू होगा, तो प्लानिंग वापस से क्या होगी? करनी पड़ेगी। तो याद रखना बेटा क्या है? प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ये कभी ना खत्म होने वाली एक्सरसाइज है, ये कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस होता है। कौन सा बेटा? प्लानिंग। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग इज एन ऑन गोइंग एंड नेवर एंड्स एक्सरसाइज, यानी कि प्लानिंग जो है लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाली एक्सरसाइज है। एज सुन एज अ प्लान इज फिनिश्ड, जैसे ही आपका एक प्लान फिनिश होता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, नेक्स्ट वन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। और याद रखना बेटा, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग सीजेस ओनली व्हेन द एंटरप्राइज सेल्फ इज शट डाउन। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बंद ही हो जाता है तब जाके जो प्लानिंग का प्रोसेस है वो बंद हो सकता है, वरना ऐसे अदर सिचुएशन में प्लानिंग जो है वो लगातार चलने वाला क्या होता है बेटा? प्रोसीजर होता है। बताओ क्लियर है? क्लियर है। अब देखिए फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक।
अरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करी जाती है, तो सबको पता है भाई, भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करी जाती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, भविष्य में क्या क्या चीजें हो सकती है, उनसे कैसे निपटना है, इसी को तो हम प्लानिंग कहते हैं। मनाली जा रहे हैं घूमने भैया, हो सकता है बारिश का मौसम है, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, कैश रख लिया जाए, हो सकता है इंटरनेट डाउन हो सकता है, कैश को ज्यादा कैरी करके जाए, हो सकता है ठंड बहुत ज्यादा हो रही हो तो गर्म कपड़े लेके जाए। क्या है, फ्यूचरिस्टिक है बेटा। प्लानिंग जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। तो थ्योरी समझिए बेटा, क्या लिखा हुआ है, द फोकस ऑफ एवरी प्लान टू मीट फ्यूचर इवेंट इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। भविष्य में जो चुनौतियां आ सकती है, भविष्य में जो चैलेंजेस आ सकते हैं, उनसे इफेक्टिवली तरीके से लड़ना या उनसे इफेक्टिवली तरीके से उनको सॉल्व करना ही कंपनी के लिए फायदेमंद होता है। तो याद रखना बेटा, जो प्लानिंग करी जाती है वो फ्यूचर इवेंट्स को ध्यान में रख के करी जाती है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि जो आप प्लानिंग करते हो बहुत बार फेल भी हो जाती है बेटा। क्यों? क्योंकि जो एनवायरमेंट है, बिजनेस एनवायरमेंट, वो लगातार क्या है, डायनेमिक है, वो बदलता जा रहा है। तो हाँ, प्लानिंग बहुत बार फेल भी हो जाती है। ये हम लिमिटेशंस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, हालांकि मैंने आपको अभी से ही बता दिया, लेकिन ये हम टॉपिक जो है लिमिटेशंस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो याद रखना बेटा, प्लानिंग जो करी जाती है वो फ्यूचर के इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए करी जाती है, ताकि फ्यूचर में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे इफेक्टिवली निपटा जा सके और ऑर्गेनाइजेशन को आगे ग्रो करवाया जा सके। क्लियर हो गया बेटा? फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स भी। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो बेटा, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अरे डिसीजन लिए जाते हैं प्लानिंग में। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में बताया था बेटा कि किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके के होते हैं, होते नहीं होते हैं बेटा, ठीक है। तो वैसे ही जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन प्लानिंग के अंदर हम करते क्या है बेटा कि हर एक ऑल्टरनेटिव को अच्छे से एग्जामिन किया जाए, अच्छे से इवेल्युएट किया जाए और उसके बाद सबसे बेस्ट तरीका इस्तेमाल किया जाए। जैसे मैंने क्या बताया कि एक काम को करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, मान के चलिए एक काम को करने के तरीके 10 हैं, लेकिन 10 को इवेल्युएट करो, एग्जामिन करो और उसमें से सबसे बेस्ट को निकाल के लेके आओ। ये क्या कहलाती है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। यानी कि प्लानिंग के अंदर डिसीजन लिया जाता है। प्लानिंग के अंदर हमारे पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस अवेलेबल होती है, वैरायटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। हर एक ऑल्टरनेटिव को हम प्लानिंग के प्रोसेस के दौरान एग्जामिन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और उसके बाद सबसे बेस्ट निकाल के लेके आते हैं और उसे इंप्लीमेंट करते हैं ताकि बिजनेस ग्रो हो सके। क्लियर हो गई बेटा बात? और लास्ट टॉपिक देखिए बेटा, सॉरी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग के अंदर आपको क्या करना पड़ता है बेटा, दिमाग खपाना पड़ता है। प्लानिंग के अंदर क्या करना पड़ता है आपको, आपकी इंटेलिजेंस काम आती है, आपकी इमेजिनेशन काम आती है, आपकी इंसाइट काम आती है कि आप आने वाले भविष्य में चीजें कैसे हो सकती है, उसको दिमाग पे जोर देते हुए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हुए आप क्या करते हो बेटा, प्लानिंग करते हो। तो याद रखना, प्लानिंग इज नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज बेटा, क्योंकि इसके अंदर इंसाइट काम करती है, फोरसाइट काम करती है, इंटेलिजेंस काम करती है, इमेजिनेशन काम करती है। याद रखना बेटा, ये क्या है बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। याद रखना बेटा, इसमें क्या होता है, थिंकिंग है। देखिए इसमें सोचा जाता है, थिंकिंग रादर देन डूइंग। इसमें कोई काम नहीं किया जाता, इसमें सोचा जाता है। हाँ, काम तो वो भी कर ही रहे, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज है, नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज तो हाथों से करी जा रही है, ये मेंटल एक्सरसाइज, इसमें सोचना पड़ेगा कि आने वाले भविष्य में कैसी चीजें हो सकती है और उनसे कैसे निपटना है। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। दिमाग को थकाने वाला प्रोसेस है, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला प्रोसेस है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने वाला प्रोसेस होता है। कौन सा बेटा, आपका प्लानिंग। तो ये थे बेटा आपके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट, ये होती है प्लानिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या पढ़ा कि गोल ओरिएंटेड होते हैं, प्राइमरी फंक्शन ही प्लानिंग है, परवेसिव है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि सबसे बेस्ट डिसीजन को हमें क्या करना है बेटा, सेलेक्ट करना है, और मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस आखिर क्या है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसे हम सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग की आखिर सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस बोला जाए या इंपॉर्टेंस बोला जाए, आप समझ लें। ठीक है, इतने समझदार आप लोग बच्चे हैं। चलिए, पहला इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। क्या बात हो रही है, डायरेक्शन। प्लानिंग जो है एडवांस में करी जाती है। प्लानिंग जो है किस में करी जाती है बेटा, एडवांस में करी जाती है। तो देखिए, प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को बता दिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। डेफिनेशन याद करो, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। तो प्लानिंग के अंदर एम्प्लॉइज को पहले से ही क्लियर रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो उनको स्टार्टिंग में ही क्या मिल जाती है, दिशा मिल जाती है। एम्प्लॉइज को दिशा दिखाना बहुत टेढ़ा काम है आज के टाइम पे। एम्प्लॉइज को अगर डायरेक्शन मिल गया तो वो क्या करेंगे, अच्छी तरीके से काम कर लेंगे। और प्लानिंग का काम ही क्या है, प्लानिंग का काम यही है कि एडवांस में ये पता लगा लेना कि क्या करना है और कैसे करना है। और जब एम्प्लॉइज को ये क्लियर होता है कि क्या करना है, कैसे करना है और किसके जरिए करना है, तो एम्प्लॉइज को पहले से ही डायरेक्शन दिख जाती है और वो अपना 100% एफिशिएंसी के साथ क्या करते हैं बेटा, काम करते हैं।
तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है बेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग का, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। क्लियर है? सेकंड देखिए, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, पढ़ के आया ना बेटा हम कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो अनसर्टेन होता है, तो उसके रिस्क को कम करने का काम करती है प्लानिंग। कैसे? देखिए, मैनेजमेंट थ्रू प्लानिंग कैन एंटिसिपेट एंड मीट द एवर चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड डिमांड्स। Planning help to identify potential dangers and overcome the adverse effects to a large extent. Thus, planning offsets uncertainty and changes. देखिए इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो प्लानिंग इस तरीके से करती है बेटा कि बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ वो क्या कर पाए बेटा, अपने आप के नेचर को भी कॉप अप कर पाए। तो प्लानिंग के जरिए हम आने वाले भविष्य के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेंजर्स को, और हम उनसे ओवरकम कर सकते हैं काफी ज्यादा मात्रा में कि हमें उससे नुकसान ना हो। लेकिन याद रखना बेटा, फिर दोहरा रहा हूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर होता है वो डायनेमिक नेचर होता है। बहुत बार बिजनेस एनवायरनमेंट इतनी तेजी से बदलते हैं कि आपके जरिए जो प्लानिंग करी गई है वो सारी की सारी धरी की धरी रह जाती है। इससे कंपनी को नुकसान भी होता है। लेकिन हाँ, प्लानिंग जो हम करते हैं वो एनवायरनमेंट की स्टडी करके, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं बेटा, प्लानिंग करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग के जरिए काफी हद तक जो अनसर्टेनिटी का रिस्क बना होता है वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। लेकिन इसकी 100% गारंटी नहीं होती है, बिकॉज द बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर होता है वो डायनेमिक होता है। ठीक है बेटा? तो याद रखना, अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस तो कर देता है लेकिन 100% कम नहीं कर सकता। क्लियर बेटा? दूसरा इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। तीसरा देखिए, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज एक्टिविटीज। ठीक है, ओवरलैपिंग यानी कि एक ही काम को कोई व्यक्ति बार बार कर रहा है, और वेस्टेज को भी कम करता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग जो होता है बेटा वो सभी फंक्शंस का, सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट बिठाने का काम होता है। देखिए प्लानिंग को समझो बेटा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। मैंने बोल दिया ए व्यक्ति ये काम करेगा, ऐसे करेगा। मैंने बोल दिया बी व्यक्ति ये काम करेगा, ऐसे करेगा। मैंने ऐसा कह दिया कि सी वाला व्यक्ति जो है ये काम ऐसे करेगा और वैसे करेगा। सबको अपने अपने काम दे दिए कि तुम्हें काम ऐसे करना है, ये काम करना है और ऐसे करना है। जब आदमी को पता होता है कि क्या करना है और कैसे करना है, तो इससे ओवरलैपिंग नहीं होती है। मतलब ए का काम बी नहीं करेगा, बी का काम सी नहीं करेगा, सी का काम सी ही कर रहा है, बी का काम बी ही कर रहा है और ए का काम ए ही कर रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग भी कम होगी और रिसोर्सेज का वेस्टेज भी क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन कम होगी। कंफ्यूजन हटा दी ना। प्लानिंग का मेन बेस क्या है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। बता दिया क्या करना है और कैसे करना है, तो जाहिर सी बात है कंफ्यूजन नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हर एक इंडिविजुअल अपना काम करेगा, तो इससे ओवरलैपिंग भी नहीं होगी और रिसोर्सेज का वेस्टेज भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई बेटा? सिंपल है। आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज को क्या करता है, प्लानिंग प्रमोट करती है। देखिए प्लानिंग जाहिर सी बात है क्रिएटिविटी मांगती है। प्लानिंग को आप रिजिड नहीं रख सकते, क्रिएटिव आदमी ही प्लानिंग कर सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है प्लानिंग करना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग इंप्लाइज क्रिएटिविटी और एबिलिटी टू थिंक आउट वेज बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन बेनिफिट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज व्हिच हैव येट टू अराइज। प्लानिंग क्रिएटिविटी को इंप्लाई करती है, एक एबिलिटी होनी चाहिए सोचने की किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकती है। मैनेजर्स हैव द, मैनेजर्स की यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है बेटा, ठीक है, माइंड मत करना, मैनेजर्स की यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, थोड़ा देख लीजिएगा, MANA, ठीक है। मैनेजर्स हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ सजेस्टिंग वेज एंड मींस ऑफ इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। मैनेजर्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है नए नए तरीके को सुझाने की और किस तरीके से वो अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि क्रिएटिव थिंकिंग आगे बढ़ती है। यानी कि याद रखना बेटा, प्लानिंग जो है वो इनोवेटिव आइडिया से सर्वाइव कर पाती है। जितने आपके इनोवेटिव आइडियाज होंगे बेटा, उतना ही ज्यादा आप क्या कर पाओगे बेटा, प्लानिंग को सक्सेसफुल तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओगे। क्रिएटिविटी दिमाग मांगती है बेटा, इंटेलिजेंस की बात है। फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। वही हम उसमें पढ़ के आए थे, अभी किसमें पढ़ के आए हम, कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ के आए हैं कि प्लानिंग क्या होता है बेटा, डिसीजन मेकिंग में बात करता है। तो वही हमने बात करी, क्या बात हम कर रहे हैं बेटा, एक ही काम को करने के एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव होते हैं, सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकाल के लेके आना है हमें, वही प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। मतलब ये वाला पॉइंट आप वहां याद कर लो कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो वो वहां पे भी आएगा और ये इंपॉर्टेंस में भी आ जाएगा। क्लियर है बेटा, सिंपल सी बात है। वापस समझा देता हूं, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन सभी ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना है, एग्जामिन करना और उनमें से सबसे बेस्ट निकाल के लेके आना ही प्लानिंग की डिसीजन मेकिंग को दिखाता है। क्लियर बेटा। और लास्ट इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, प्लानिंग प्रोवाइड्स बेस ऑफ कंट्रोल। देखिए मैंने क्या बताया आगे के परफॉर्मेंस के लिए, देखिए विदाउट प्लानिंग देयर कैन बी नो कंट्रोल। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे। अगर आपकी कंपनी के अंदर प्लानिंग का एब्सेंस है तो आप परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं कर पाओगे, साइंटिफिक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं कर पाओगे लोगों का। तो याद रखना बेटा, प्लानिंग एक बेस है, इसीलिए प्लानिंग को क्या कहते हैं,
प्राइमरी फंक्शन कहते हैं बेटा, क्योंकि प्लानिंग जो होती है वो कंट्रोल बनाती है, प्लानिंग जो है वो कंट्रोल का बेस है। बिना प्लानिंग के आप कंपनी को रन नहीं कर पाओगे, बिना प्लानिंग के आप कंपनी के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्लानिंग जो है टारगेट सेट करके देता है, आपको एक स्टैंडर्ड सेट करके देता है कि क्या करना है और कैसे करना है। अगर किसी को यही नहीं पता है कि क्या करना है कैसे करना है, तो वो आदमी कैसा है, लक्ष्यहीन है, ठीक है, उसके पास कोई गोल नहीं है। और मैंने अभी क्या पढ़ाया था आपको बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि किसी के पास अगर कोई गोल नहीं है तो उसको फिर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। तो याद रखना, प्लानिंग प्रोवाइड्स बेस ऑफ कंट्रोल, प्लानिंग जो है वो कंट्रोल को स्टैब्लिश करता है, ठीक है, पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर है? तो ये 6 पॉइंट थे बेटा, याद ही जाएंगे बेटा। इंपॉर्टेंस क्या क्या है प्लानिंग की? प्रोवाइड डायरेक्शन, अनसर्टेनिटी को कम करता है, ओवरलैपिंग और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को कम करता है, इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है, डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है और कंट्रोल स्टैब्लिश करता है। ठीक है, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा हम, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अभी तक तो सर आपने सारे फायदे बताए प्लानिंग के, अब कुछ कमियां भी तो गिना दो, और हर एक इंडिविजुअल के अंदर कमियां होती है। ठीक है, वो एक लाइन है ना कि कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता है, मतलब कोई व्यक्ति 100% अच्छा नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति 100% बुरा नहीं हो सकता। व्यक्ति जो होता है वो अच्छा और बुरा होता है। हो सकता है 80% अच्छा हो, 20% खराब हो सकता है 20% अच्छा हो, 80% खराब हो। तो कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता है बेटा, अच्छा और बुरा होता है। तो वैसे ही प्लानिंग के हमने अभी तक फायदे पढ़े हैं, तो प्लानिंग के कुछ नेगेटिव ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सर बता दीजिए। अब देखिए, लिमिटेशंस को हम 2 पार्ट में समझेंगे। एक होते हैं इंटरनल लिमिटेशंस जो कंपनी को अंदर से इफेक्ट करते हैं, और एक होते हैं एक्सटर्नल ड्रॉबैक्स जो कंपनी को बाहर से इफेक्ट करते हैं। समझ लो बेटा क्या बोल रहा हूं, प्लानिंग के ड्रॉबैक्स हम पढ़ रहे हैं। ड्रॉबैक्स 2 तरीके के होते हैं, एक इंटरनली आते हैं बेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जो उसको इंपैक्ट डालते हैं, और एक एक्सटर्नल होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से, बाहरी रूप से इंपैक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंटरनल लिमिटेशंस क्या है। इंटरनल लिमिटेशन जो बिजनेस एनवायरनमेंट के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओरिजिन होती है। तो देखिए, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब ऐसे चलना, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है ऐसे। देखिए ये रिजिडिटी होती है, ये रिजिडिटी होती है, और ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, समझिए अब क्या हो रहा है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। क्या बात हो रही है, ये समझ में नहीं आया? देखो अभी समझ में आ जाएगा। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी का मतलब क्या है, देखिए, प्लानिंग रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजल्ट इंटरनल रिजिडिटी इन मैनेजरियल वर्क। सच रिजिडिटी लीड्स टू डिले इन वर्क परफॉर्मेंस। कभी कभार क्या होता है बेटा, प्लानिंग के अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी कम देखने को मिलती है बेटा, जिससे क्या होता है बेटा, मैनेजरियल वर्क के अंदर एक रिजिडिटी, जैसे पहला पैटर्न चलता आया था वो ही फॉलो करो। कुछ मैनेजर्स होते हैं ना बेटा कि पहले भी ऐसे किया था तो अभी भी ऐसे ही कर लो, लेकिन आप याद रखना बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, डायनेमिक है। आप हमेशा पहले जैसी चीजें नहीं कर सकते, आपको लगातार अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ही बिना फ्लेक्सिबल रहते हुए एक ही रिजिड प्लानिंग को बार बार फॉलो करोगे, तो उससे क्या होगा बेटा, वर्क की परफॉर्मेंस बिगड़ेगी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो मैं कि फिर क्या बताना चाह रहा हूं बेटा आपको, कि बहुत से मैनेजर्स क्या होते हैं बेटा कि पहले जब ऐसी प्रॉब्लम आई थी तो हमने ये प्लानिंग करी थी, अब वापस ये प्रॉब्लम आ गई तो हमें इसी तरीके की प्लानिंग करनी है, और इस बार एनवायरनमेंट थोड़ा बदल के सामने आया है तो वापस से वही प्लानिंग आपने इंप्लीमेंट करी, तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो प्लानिंग के अंदर क्या रखना चाहिए बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। प्लानिंग जो है रिजिड सही नहीं चलती है, लेकिन कुछ मैनेजर्स जो होते हैं जो बेटा प्लानिंग को भी कैसे लेके चलते हैं, रिजिड लेके चलते हैं, यानी कि सेम लेके चलते हैं, जैसे पहले था वैसे ही चल रहे। ठीक है, आगे चलिए। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अभी बता चुका हूं, इंपॉर्टेंस में भी समझाया, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी समझाया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है और लगातार बदल रहा है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर बदलाव आ रहे हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर बदलाव आ रहे हैं, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर बदलाव आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन को लगातार उन बदलाव के साथ अपने आप को भी बदलना पड़ता है, लेकिन कभी कभार बदलाव इतने फ्रीक्वेंटली आते हैं कि आपने जो प्लानिंग करी है वो क्या हो जाती है बेटा, फेल हो जाती है। जैसा ही कि मैंने बताया था बेटा कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक तो होती है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करी जाती है, लेकिन वो गारंटी सक्सेस नहीं देती है। 100% गारंटी नहीं है कि आपका प्लान फिट बैठेगा ही बैठेगा। तो वो चीज यहाँ पे साबित होती है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है बेटा वो लगातार बदल रहा है, और कभी कभार बदलाव इतने फ्रीक्वेंट होते हैं कि आप अपनी प्लानिंग को उतनी तेजी से नहीं बदल पाते हैं, और आपकी प्लानिंग क्या हो जाती है बेटा, फेल हो जाती है। तो सेकंड लिमिटेशन क्या है बेटा, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया बेटा बात, हाँ या ना? चलिए आगे देखिए, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्रिएटिविटी को कैसे रिड्यूस करती है? देखिए, प्लानिंग जो है बेटा वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो टॉप मैनेजमेंट के जरिए करी जाती है। समझिए बेटा क्रिएटिविटी को कैसे कम करती है। देखिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर भी क्रिएटिव लोग हैं है या नहीं है?
देखिए हमने याद करो बेटा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, प्लान और पॉलिसीज बनाना। याद आ रहा है, लिंक करते हुए चलो, कनेक्ट करो हर चीज को। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने 3 लेवल पढ़े थे मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में हमने क्या पढ़ा था कि टॉप लेवल का काम होता है प्लान्स और पॉलिसीज बनाना। वही बात यहां पे आ गई है, देखो क्या लिखा हुआ है कि प्लानिंग जो एक्टिविटी है वो टॉप मैनेजमेंट के जरिए करी जाती है। बाकी के जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, मिडिल और लेवल लोअर, उनको तो क्या करना है, उन प्लान्स को क्या करना है बेटा, इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है बेटा, इंप्लीमेंट करना है। तो इससे क्या होता है बेटा कि जो क्रिएटिविटी है हर एक मिडिल लेवल की या लोअर लेवल की, वो क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। अगर आप मिडिल लेवल से सलाह लेके करोगे, लोअर लेवल से सलाह लेके करोगे तो क्रिएटिविटी ज्यादा बढ़िया आएगी। लेकिन हाँ, इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा फिर, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग टास्क है ना बेटा। ऐसा तो नहीं ना कि रातों रात सोचो और अगले दिन इंप्लीमेंट कर दिया, तो टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा। तो याद रखो बेटा, प्लानिंग क्रिएटिविटी कैसे रिड्यूस करती है। प्लानिंग का जो काम है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिए किया जाता है। मिडिल लेवल और लोअर लेवल को सिर्फ से इंप्लीमेंट करना पड़ता है। इसलिए जो मेंबर है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के या लोअर लेवल मैनेजमेंट की, उनकी क्रिएटिविटी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। क्लियर है बेटा। चलिए, और क्या लिमिटेशन है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। देखो बेटा याद रखना, ये इंटरनल लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं, ऐसी दिक्कतें जो कंपनी के अंदर से आती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। देखिए प्लानिंग में पैसा बहुत खर्च होता है। देखिए कैसे, मैनेजमेंट को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है बेटा मार्केट को स्टडी करने के लिए, मार्केट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए, उन्हें एनालाइज करने के लिए, उन्हें इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, तभी तो आप प्लानिंग करोगे। प्लानिंग ऐसे नहीं कि आप ऐसे कर दोगे, आप मार्केट को स्टडी करते हो, ठीक है बेटा, कलेक्ट करते हो नेसेसरी इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, इवेल्युएट करते हो। इनके लिए आपको ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए, इनको लिए आपको मनी कैपिटल भी चाहिए बेटा। तो प्लानिंग के अंदर बहुत ज्यादा क्या लगता है बेटा, खर्चा लगता है। तो याद रखना बेटा, प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि अगर आप एवेल्युएट करवा रहे हो, मार्केट को एनालाइज करवा रहे हो, कॉम्पिटिटर्स की परफॉर्मेंस को, तो वो कौन करेगा, ह्यूमन कैपिटल करेगा। और ये ह्यूमन बीइंग जो है बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करता है। और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, डाटा को कलेक्ट करना, फैक्ट्स को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, इन्फॉर्मेशन को एवेल्युएट करना बेटा, उसमें काफी ज्यादा मात्रा में कैपिटल खर्च होती है। तो प्लानिंग जो है बेटा क्या है, वो इन्वॉल्व करती है ह्यूज कॉस्ट को, यानी कि प्लानिंग एक महंगा प्रोसेस है। क्लियर बेटा। और देखिए क्या है इसके नेगेटिव एडवांटेज, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। वही मैंने आपको बता दिया बेटा कि समटाइम्स क्या होता है बेटा, प्लान जो ट्रेन किए बनाए जाते हैं बेटा, उनको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए इंप्लीमेंट होते होते तक वो फेल हो जाते हैं। तो प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जाहिर सी बात है टाइम लगेगा बेटा, अच्छी चीज करने के लिए टाइम लगता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है बेटा, प्लानिंग को करने में इतना टाइम लग जाता है बेटा कि हमें उसे इंप्लीमेंट करने का ही समय नहीं मिल पाता है। और इंप्लीमेंट करने के टाइम पे जब हम पहुंचते हैं तो उससे क्या हो जाता है, फिर तब तक क्या हो जाता है, एनवायरमेंट बदल जाता है। तो फिर वापस से नई प्लानिंग करो। तो समझ लो बेटा, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। कभी कभार प्लानिंग को करने में इतना ज्यादा समय लग जाता है बेटा कि जब उसे इंप्लीमेंट करने का टाइम आता है तो तब तक एनवायरमेंट वापस से क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो वापस से प्लानिंग करो, तो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। और लास्ट इंटरनल लिमिटेशन क्या है बेटा, लास्ट इंटरनेशनल लिमिटेशन वही बताया, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये बात आपको ध्यान रखना है, प्लानिंग गारंटी नहीं देती है सक्सेस की। क्यों नहीं देती है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक नेचर का है, वो लगातार बदलता जा रहा है बेटा, लगातार बदलता जा रहा है। उसके बदलाव के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्लानिंग के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन गारंटी नहीं है। हाँ, प्लानिंग जो है फ्यूचरिस्टिक जरूर होती है, भविष्य को ध्यान में रखी करी जाती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर पहले वाले टाइम पे आप प्लानिंग में सक्सेसफुल हो गए थे तो आगे भी आप भविष्य में सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। हाँ, लेकिन आदत लग जाती है, बार बार प्रैक्टिस से चीजें आती है। जो लगातार प्रैक्टिस करता जाता है, रिस्क लेता जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्लानिंग फेल भी होगी, कुछ सफल भी होंगी, और वही बंदा क्या करेगा, ग्रो करेगा। जो रिस्क लेगा वही आगे बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखना है बेटा, आगे बढ़ना है तो रिस्क तो फिर जीवन में लेना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है बेटा। हाँ बेटा, कनेक्शन बनाए रखना है बेटा। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे, सॉरी स्क्रीन पे चले नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, हमारे नंबर मिल जाएंगे। कोई भी समस्या हो वहां पे पूछ सकते हो, अकाउंट्स हो, चाहे इको हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो। ठीक है बेटा, और पढ़ते चलो साथ के साथ। तो ये थे बेटा इंटरनल लिमिटेशंस। ठीक है, इंटरनल लिमिटेशंस क्या क्या पड़ी, रिजिडिटी को बढ़ाता है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाता है, ठीक है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, पैसा बहुत खर्च होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, और सक्सेस की कोई गारंटी इसके अंदर नहीं होती है। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल लिमिटेशंस कि ऐसी कौन सी ड्रॉबैक्स है जो बाहर से बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रभावित करती है, बाहर से, इंटरनल नहीं, बाहर से प्रभावित करती है। तो पहला क्या है एक्सटर्नल लिमिटेशन बेटा, पहला एक्सटर्नल लिमिटेशन आपका नेचुरल कैलेमिटीज। जाहिर सी बात है, अब क्या करें, प्राकृतिक आपदा। कभी कभार कुछ प्लान्स हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं बैठ पाते हैं ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे फ्लड का आ जाना, सूखा पड़ जाना, अर्थक्वेक पड़ जाना। अब ये हमारी प्लानिंग से बाहर है, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि आने वाले 5 साल बाद अर्थक्वेक आएगा। तो कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी फ्लड आ गया, कभी फेमाइन आ गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, हमारी प्लानिंग जो होती है वो कभी कभार फेल हो जाती है नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से। दूसरा लिमिटेशन क्या है, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने अचानक से पॉलिसी को बदल दिया। मान लो भाई
जैसे मैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल थोड़ी है। मान लो गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पॉलिसी को बदल दिया, बैंक रेट को बदल दिया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बदल दिया, तो इससे क्या होगा, मेरा प्लान इफेक्ट होगा। मैं तो बढ़िया प्लान करके बैठा हुआ था प्रेजेंट की टैक्सेशन पॉलिसी और बैंक रेट के हिसाब से, लेकिन मान के चलो गवर्नमेंट ने एक नया फरमान निकाल दिया कि टैक्सेशन पॉलिसी को बदल दिया, बैंक रेट को बदल दिया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बदल दिया, तो अब क्या हो गया, इससे मेरा प्लान फेल हो गया। अब मुझे वापस से क्या करनी पड़ेगी बेटा, प्लानिंग को बदलना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के बदलाव से भी क्या होता है बेटा, आपकी प्लानिंग इफेक्टिव, मतलब प्लानिंग आपकी इफेक्ट होती है। क्लियर है बेटा। गवर्नमेंट पॉलिसी या एक्सटर्नल लिमिटेशन है जो बाहर से प्रभावित करते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अरे समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है बेटा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत बार प्लान को फेल कर देते हैं। जैसे मान के चलिए कुछ चेंजेस टेक्नोलॉजी के अंदर आए, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बड़ा किया बेटा ठीक है, समझो बेटा, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, फिर कलर आ गई, फिर एलसीडी आ गई, फिर एलईडी आ गई, फिर कर्व टीवी आ गई, आजकल तो बहुत शानदार शानदार टीवी आने लग गई है। तो लगातार टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो इस शानदार बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ कभी कभार हमारे प्लान्स भी क्या हो जाते हैं बेटा, फेल हो जाते हैं। याद ही जाएगा। चौथा एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या है, स्ट्रेटेजीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। याद रखना बेटा, कभी कभार हमारे कॉम्पिटिटर भी इतनी शानदार पॉलिसीज बना देते हैं कि वो हमारी प्लानिंग को क्या कर देते हैं, फेल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जो मार्केट में अभी प्रोडक्ट चल रहे हैं, उसी प्रोडक्ट में से एक शानदार प्रोडक्ट एक कॉम्पिटिटर ने निकाल दिया। तो जाहिर सी बात है, देखो मैं भी एक टीवी बेच रहा हूं और सामने वाला कॉम्पिटिटर भी एक टीवी बेच रहा है, लेकिन मेरी टीवी के अंदर उतने ज्यादा फीचर नहीं थे और कॉम्पिटिटर ने शानदार टीवी बना के, शानदार फीचर्स बना के टीवी को मार्केट में निकाल दिया। तो जाहिर सी बात है, उसका टीवी बिकने लग जाएगा, मेरा प्लान क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो बहुत बार कॉम्पिटिटर्स भी क्या करते हैं बेटा, इफेक्टिव पॉलिसीज बना के कभी कभार हमारे प्लान्स को क्या कर देते हैं बेटा, इनइफेक्टिव कर देते हैं। कैसे, एक नया शानदार मॉडल निकाल दे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है, जो मार्केट में भी किसी के पास है ही नहीं, तो उससे क्या हो जाएंगे, जितने भी लोग हैं सारे के सारे उनके प्लान्स फेल हो जाएंगे और वो एक इंडिविजुअल कॉम्पिटिटर है जो मार्केट में क्या कर जाएगा बेटा, सर्वाइव कर जाएगा। और लास्ट एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या है बेटा, चेंज इन फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हर एक कंज्यूमर के फैशन का टेस्ट बदल रहा है ना, चेंजेस हो रहे हैं, प्रेफरेंस बदल रहे हैं। देखिए बेटा क्या हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल का टेस्ट बदल रहा है। पहले क्या चीजें चाहिए थी, अब क्या चीजें चाहिए। पहले छोटे से मोबाइल आते थे ब्लैक एंड व्हाइट, फिर कलर मोबाइल आ गए, है ना, फिर उसमें एफएम रेडियो आ गया, फिर उसमें है ना केबल आ गया, ब्लूटूथ आ गया, फिर टच स्क्रीन वाले मोबाइल आ गए, ठीक है, फिर कैसे कैसे नए नए मोबाइल आ गए हैं। तो लगातार क्या होता जा रहा है बेटा, लोगों का टेस्ट बदलता जा रहा है, लोगों का फैशन बदलता जा रहा है, लोगों की प्रेफरेंस बदलती जा रही है। तो कभी कभार इससे भी क्या हो जाता है बेटा, अगर बदलते हुए टेस्ट के साथ, बदलते हुए फैशन के साथ अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को बदलाव नहीं किया तो वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे नोकिया का एग्जांपल ले लो बेटा, नोकिया ने बहुत टाइम बाद क्या किया बेटा, बदलाव किया, और उससे पहले ही मार्केट में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एप्पल, इन सब ने क्या कर लिया था बेटा, कब्जा कर लिया था। हालांकि नोकिया के फोन बहुत शानदार आते थे, लेकिन उसने समय के साथ क्या नहीं किया बेटा, बदलाव नहीं किए, वो विंडोज पे अटके रह गए और मार्केट एंड्रॉइड का पूरा फैल गया था। क्लियर है बेटा। तो फैशन जो है, टेस्ट जो है, प्रेफरेंस जो है, वो भी लगातार बदलती रहती है, जो एक इंडिविजुअल की प्लानिंग को क्या करती है बेटा, फेल कर देती है। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़े बेटा, ये लिमिटेशंस पढ़े। लिमिटेशंस याद रखना, दो तरीके से हमने पढ़े बेटा, एक इंटरनल लिमिटेशंस हमने पढ़े, एक एक्सटर्नल लिमिटेशंस हमने पढ़े बेटा। इंटरनल लिमिटेशंस वो जो कंपनी को अंदर से इफेक्ट डालते हैं, और एक्सटर्नल लिमिटेशंस वो जो कंपनी को बाहर से इफेक्ट डालते हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, चेंज इन टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिटर्स और चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हमने समझे बेटा कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर, और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग समझे बेटा कि प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स आखिर क्या क्या होते हैं, और प्लानिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अब इसके दो टॉपिक बचने हैं बेटा हमारे, एक प्लानिंग प्रोसेस, कि प्लानिंग का आखिर प्रोसेस क्या होता है, कैसे प्लानिंग करी जाती है। सर प्लानिंग की इंपॉर्टेंस समझा दी, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने समझा दिया, सब समझा दिया, लेकिन प्लानिंग करनी कैसे ये भी तो समझाओ। तो ये हम लेक्चर नंबर 2 में समझेंगे कि प्लानिंग का आखिर प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग कैसे करी जाती है, और एक लास्ट टॉपिक जो है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान्स, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मतलब एक और लेक्चर लगेगा इसका, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग यानी कि प्लानिंग का प्रोसेस जानेंगे, और साथ के साथ टाइप्स ऑफ प्लान्स यानी कि प्लान कितने तरीके के होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेजीज क्या होती है, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ प्लान्स है। सिंगल प्लान्स होते हैं, एडहॉक प्लान्स होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। आई होप आपको बेटा ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है बेटा इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बेटा। 12th बोर्ड का टारगेट है हमारा, साथ के साथ पढ़ते हुए चलना है, जुड़े रहना है बेटा, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बढ़िया तरीके से लेक्चर चल रहे हैं, आगे और भी शानदार चीजें आपके लिए आती जाएगी। बस आपको साथ साथ टच में रहना है, वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप छोड़ सकते हैं, हम वहां पे भी आपका जवाब दे देंगे। जल्दी ही मिलूंगा बेटा आपसे इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 से, लेक्चर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।